सेकेंड एक्सरसाइज में नया वाला नहीं मिला क्या आप लोगों को? हाँ, सेकेंड में करेक्शंस हैं। मुझे लगा अपडेटेड मिला होगा आप लोगों को। चलिए मैं पहले करेक्शन डाल देता हूँ, उसके बाद एक बार डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म में कहां तक गए थे? अभी ये नहीं, आइसोमेरिज्म में हम बातें कर रहे थे किसकी? पोजीशन आइसोमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं किस प्रकार की बातें हो सकती है। बेसिकली मैं आपको कुछ कॉमन नेम याद करवाने की कोशिश करूंगा। ये होता है OH और यहां पर जब CH3 लग जाता है तो इसको बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अब देखो CH3 कहां पर लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर, तो बेटा इसको बोला जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। पक्का? यस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा OH, यहां पर लगा दिया है CH3। बताइए इसको क्या बोला जाएगा? मेटाक्रिसोल। और अगर पैरा पर लगा दिया जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? पैराक्रिसोल। पक्का? यस। तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्लियर? अगर ये हमारे सामने रहे फर्स्ट, ये रहे सेकंड और ये रहे थर्ड, तो कोई भी दो आपस में देखोगे तो पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगे। और पोजीशन किसकी बदल रही है? सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि OH को तो पोजीशन क्या मिलेगी? 1। वो तो 1 पर ही है। ये देखिए रहेगा 1, ये रहेगा 2, 3, 4, 5, 6। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, 4, 5, 6। लगातार पोजीशन किसकी बदल रही है मेरे भाई? पोजीशन जो है लगातार बदल रही है किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। पक्का? चलिए तो अगर अपन बात करना चाहें फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बेसिकली मैं बस आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यहां पर हमारे सामने दो COOH लग जाते हैं, क्लियर, बेंजीन के ऊपर दो COOH लग जाते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एसिड। आईपैक नेम तो आप जानते ही होंगे, क्या रहेगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? यस। इसमें इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। अगर यही दो COOH, यही दो COOH एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर चले जाते हैं? मेटा पोजीशन पर, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। पीएच साइलेंट है इसमें, आइसोथैलिक एसिड। और ये एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर चले जाते हैं? पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर चले जाते हैं? पैरा पोजीशन पर। तो ये रहेगा हमारे सामने 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। तो इसको क्या बोलते हैं? टरथैलिक एसिड। टेरेथैलिक नहीं है, ये टरथैलिक एसिड। ये हमारे सामने रहता है। तो इनफैक्ट कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, इसलिए इनको पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल में रख लिया है। तो ये भी एग्जांपल है किसके? पोजीशन आइसोमर्स के। तो यहां पर अगर इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकेंड और इसको बोल देते हैं थर्ड, तो आप बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स, आर पोजीशन आइसोमर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बता सकते हैं। पहले वाले का आयुपैक नेम बता सकते हो? पहले वाले का आयुपैक नेम, केवल पहले वाले का। नहीं नहीं, क्या रहेगा हमारे सामने? बेंजीन, फिर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? यस, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। पीसीसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। तो रिंग को क्या मानेंगे? पीसीसी। तो लिखा जा सकता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बाकी में केवल और केवल आप देखेंगे तो नंबर ही बदलेंगे, बाकी सारा मामला क्या रहेगा? सेम। तो ये रहेगा 1,2। पक्का? चलिए
तो ये हमारे सामने था पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमारी बातें पहले भी हो चुकी है। बेंजीन बनाओ उसको साइक्लोहेक्सेन मत छोड़ो, सभी में याद रखेंगे, सभी में गोला बनाए, वरना साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, बेंजीन नहीं होगा। ये कौन सी पोजीशन पर है? 1-2 पोजीशन पर। यहां पर कौन सी पोजीशन पर है? 1-3 पोजीशन पर। पोजीशन बदल रही लगातार। ये कौन सी पोजीशन पर है? 1-4 पोजीशन। पक्का? यस, निपटा दिया है बस। तो पोजीशन का मतलब थोड़ा सा अपने को आइडिया लगना चाहिए कि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, किस प्रकार की बातें हमारे सामने रहेगी। 3 नंबर पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये हमारे सामने रहेगा। ठीक है, देखिए आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या मिलेंगे? डिफरेंट। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप हमने पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, फिर नेमिंग में पढ़ा है, अब तीसरी बार आ रहा है भाई। अब भी अगर अपने को क्लियर नहीं हुआ है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला था फंक्शनल ग्रुप के बिना आप नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको पहचान में नहीं आएगा ये है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो नाम कहां से लिखोगे? और उसके बिना फिर आपको आइसोमेरिज्म में भी दिक्कत आएगी, पर्टिकुलरली किसमें? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। अगर आपको सारे फंडे क्लियर है तो आपको ये 2 ही कोड़ी का नजर आएगा, कोई नई बात इसके अंदर नहीं दिखेगी। तो लिखिए इसके अंदर आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। Alcohols and ethers are functional group isomers. देखिए इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से बनता है उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या बना सकते हो? ईथर। सुनो ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक है मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O। डीयू बताओ जल्दी से क्या है? C3H8O। डीयू बताओ कितना है? 0। पक्का? यस। अब देखना, इसी से ही मैंने ये मोलिकुलर फॉर्मूला बनाया है, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है, CH3CH2OH। पक्का? या फिर अगर अपन बात करना चाहें CH3CH2OCH3। गौर से देखो, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? अलग अलग। ये जो आप लोगों के सामने बनकर आया है ये क्या है? एल्कोहल्स। पक्का? यस। और ये जो आप लोगों के सामने बनकर आया है ये क्या है? ईथर्स। पक्का? यस। एक हमारे सामने है एल्कोहल और एक हमारे सामने है ईथर। अब आप क्या समझे? जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से आप एल्कोहल बना सकते हैं उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से आप ईथर भी बना सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। अब समझिए मेरी बात को, जर्नल फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। क्या बनाकर दिखाता हूं? जर्नल फॉर्मूला कैसे बनता है? जर्नल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अपन टाइम आने पर बात करेंगे। देखो इसमें देखो, कार्बन कितने हैं? 3। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। दुगने से 2 ज्यादा। ऑक्सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बताइए इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड तो अल्कोहल में होता ही नहीं, ईथर में भी होता ही नहीं। तो इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 और साथ में क्या जाएगा? ऑक्सीजन। यही तो होते हैं।
मेरे भाई ढंग से देखो, इधर से देखो, अल्कोहल कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, कोई रिंग है नहीं है, तो सीधी सी बात है जनरल फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन उतने ही होते हैं इसमें जितने एल्केन में होते हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को तो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो देखिए CnH2n+2 और साथ में O, क्या इस जनरल फॉर्मूला का DU बता सकते हो आप? इस जनरल फॉर्मूला ऑक्सीजन को क्या कर दो, इग्नोर, एल्केन के बराबर हाइड्रोजन है तो DU क्या है इसका, 0। जनरल फॉर्मूले से पता चल गया इसका DU 0 है। तो अल्कोहल्स और इथर्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। इसका मतलब आप ये समझिए, अगर किसी में 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन दिया हो, सबसे जबरदस्त बात है, कल हमें कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे, DU कितना है 0 और ऑक्सीजन कितना है 1, इसका मतलब यह हुआ कि वहां से या तो क्या बनेगा, अल्कोहल, या क्या बनेंगे, ईथर। यह पता होना चाहिए कि 0 DU के साथ अगर एक ऑक्सीजन आ जाता है, इसका मतलब हम वहां से अल्कोहल्स बना सकते हैं या फिर हम वहां से ईथर्स बना सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अल्कोहल्स और अगर अपन बात करना चाहे ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। अल्कोहल्स ईथर्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अल्कोहल्स कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद ईथर्स। क्लियर, छापिए, आगे बढ़ूंगा। क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नेक्स्ट, जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही बात करेंगे अपन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर functional group isomers, are functional group isomers, are functional group isomers, are functional group isomers। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अब समझेंगे इसको भी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए इसको। जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से कीटोन भी बनाया जा सकता है। ये इतना कहता है, इसके अलावा कुछ बातें नहीं कर रहा। सर समझाइए थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए अपने पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8O, DU बताओ जल्दी से। DU कितना आएगा, 1। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1 DU का मतलब आइडर पाई बॉन्ड बनेगा या फिर रिंग बनेगी, दोनों में से कोई एक बनेगा। तो हमें पाई बॉन्ड बनाना है, लेकिन आप जानते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में खास बात, इस कार्बोनिल कार्बन के साइड एक साइड H लग जाए, दूसरी साइड R लगे या H लगे, ये क्या बनता है, एल्डिहाइड। यानी कि एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड होता ही होता है, और वो डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है, कार्बन ऑक्सीजन। पक्का, यस। और कीटोन्स की क्या खास बात होती है कि इसमें दोनों साइड क्या लगा हुआ मिलेगा, R। लेकिन मेरे भाई डबल बॉन्ड तो इसमें भी होता है, डबल बॉन्ड तो इसमें भी होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? डबल बॉन्ड 1 मतलब इसमें DU कितना आना चाहिए, 1। ऑक्सीजन भी होना चाहिए और DU कितना आना चाहिए, 1। तो इसका जर्नल फॉर्मूला तो मैं यही से बना दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर मुझसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूला पूछे और भूल जाए तो रटने की जरूरत, क्योंकि वो तुझसे बोलेगा बताओ एल्डिहाइड का ये जर्नल फॉर्मूला है या नहीं है, तो दिमाग में कोई एल्डिहाइड सोच ले, एन की वैल्यू पुट करके देख ले। परेशान क्यों हो रहा है, उसके अंदर रटने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, अप्रोच सीधी रख। तो जर्नल फॉर्मूला अगर हम बात करना चाहें तो देखिए, DU कितना आना चाहिए, 1। तो CnH2n+2 नहीं आएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन क्या कर दो, कम, और साथ में क्या लगा दो, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनरल फॉर्मूला आ गया एल्डिहाइड कीटोन का। मान लो तुझे नहीं पता, तो तुझे ये तो पता है कि एक एल्डिहाइड बना लूं मैं और उसमें एन की वैल्यू क्या रख दूं, 4। अगर इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे इससे अगर अपन बात करना चाहे तो ये स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। बताइए ये कौन है आप लोगों के सामने, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, और इसी से ही ये स्ट्रक्चर भी बनाई जा सकती है। गौर से देखते हुए चलना, बता सकते हैं इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट दोनों में डिफरेंस किसका है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, आप देख पा रहे होंगे, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड।
यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। और एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसके साथ शो कर सकते हैं? कीटोन्स के साथ शो कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। छापिए, आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल हल्का हल्का, जितना हमसे पूछा जाएगा उतनी हमें बातें करनी, कोई फालतू की बातें नहीं करनी, वरना हम निपट जाएंगे। कभी आपने मतलब घूमने गए हैं आप लोग? कभी पिकनिक पे गए हैं? स्कूल में कभी गए थे पिकनिक में? जब बस शुरू चलती है तो भाई साहब बस में बहुत जोर शोर होता ही नहीं होता है? गाना गा रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जैसे जैसे डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं सादे निकल लिए होते हैं, सबका जोश क्या हो जाता है? खाली। तो अभी ज्यादा जोश मत दिखाओ क्योंकि ये शुरुआत है, हमें आखिरी तक यही जोश बरकरार रखना पड़ेगा। और आते हुए तो भाई साहब उल्टियां लग जाती हैं लोगों को, आते हुए तो उल्टियां लग जाती है। तो ये तो सफर की शुरुआत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी जितना ज्यादा पढ़ोगे आखिरी में उतना ज्यादा फैलोगे, क्योंकि आपने जितना बेटा +1 में पढ़ा है ना, वहां से एक या एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा +1 तक, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद शुरू होती है, रिएक्शंस। ये हकीकत है। तो अपने जोश को थोड़ा सा बरकरार रखिए। अभी तो आपको लगता होगा कि और पढ़ा दे, यहां और पढ़ा दे, बाद में तू ही लेके आएगा, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दे। पहले ही जो है वो पढ़ता हुआ चल, फालतू की बातें करनी ही नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? तो अगर आपसे पूछे एल्डिहाइड्स किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं? कीटोन्स के साथ। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब इसी में, मतलब थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स नंबर थर्ड हमारे सामने रहने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक बार मुझे बता दो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? कार्बोनिल कार्बन पर क्या लगा दो? OH। देखो इसमें भी एक डबल बॉन्ड होता है क्या? यस। तो DU1 आएगा इसका, ठीक है। और ईस्टर्स में क्या होता है? CO पर OH नहीं, क्या लगाना चाहिए? OR। तो इसका भी DU क्या आएगा? 1 आएगा। पक्का? तो ऑक्सीजन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन इनमें कितने होते हैं? 2। तो देखो अपन एल्केन का जनरल फॉर्मूला जानते हैं, यस, CnH2n+2। पक्का? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसमें DU 0 होता है, हमें DU कितना लाना है? 1। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन क्या कर दो? कम। तो ये हटा देंगे CnH2n। पक्का? लेकिन एल्केन के अलावा इसमें 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होते हैं, ऑक्सीजन के आने से कोई फर्क। ये लो जनरल फॉर्मूला। और मैं तो कहता हूं क्यों याद रखता है? बोलेगा ये एसिड का जनरल फॉर्मूला है या नहीं है, तो कोई एक एसिड सोचो, एन की वैल्यू पुट करके देख लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने आ जाता है जर्नल फॉर्मूला। क्योंकि ये जो आप पढ़ने वाले हो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी, आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है C4H8O2, जल्दी से बताओ DU क्या है इसका? बताइए DU क्या है इसका? पक्का? यस। 1 DU का मतलब आइदर देयर विल बी ए पाई बॉन्ड और ए रिंग। हम पाई बॉन्ड की मदद से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। चेक कर लीजिए क्या जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें एटम सेम है? चेक कर लीजिए। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के सामने क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप जानते हैं ईस्टर भी आप बना सकते हैं। बस फर्क कितना सा रहेगा मेरे भाई, फर्क कितना सा रहेगा, वहां पर OH और यहां पर क्या मिलेगा? OR। मतलब यहां ऑक्सीजन पर H होता है इस वाले पर, और यहां पर H नहीं, कार्बन होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो आपके सामने कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपके सामने कौन सा है? ईस्टर। आपस में एक दूसरे के क्या निकल कर आएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बता दिया है।
मतलब मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारों के साथ ये शो कर सकता है, लेकिन हमें बस इतने पर ही चलना है। नीट में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही बातें करनी है। नंबर 4, वन डिग्री अमाइड कोमा 2 डिग्री अमाइड, ये पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एंड 3 डिग्री अमाइड्स and 3 degree amides are functional group isomers, are functional group isomers। बताइए, फंक्शनल ग्रुप में बता दिया था आपको। अमाइड कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो मेरे को, कैसे बनते हैं? कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ना चाहिए, पक्का? यस, अगर ऐसा होगा तो अमाइड बनेगा। नाइट्रोजन पर 2 H है प्राइमरी, 1 H है सेकेंडरी, एक भी H नहीं है तो टर्सरी, पक्का? यस। अगर अपन बात करना चाहे तो इसका मान लीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे सामने दिया हुआ है C4, अगर अपन बात करें H9N और O, जल्दी से इसका ड्यू निकाल दो मेरे भाई, ड्यू निकाल दो जल्दी से। जीरो कौन बोल रहा है बे? नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन कम, ऑक्सीजन को क्या कर दो, इग्नोर, तो ड्यू कितना निकल कर आएगा हमारे सामने? ड्यू निकल कर आएगा 1, पक्का? 1 ड्यू का मतलब आइदर देयर विल बी ए पाई बॉन्ड और देयर विल बी ए रिंग। पहले आप यहां तक छापिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। C4H9N और O दिया हुआ है, C4H9N और O दिया हुआ है, तो ड्यू कितना निकल कर आएगा? 1। अमाइड बनाने की प्राइम कंडीशन है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आपका नाइट्रोजन होना ही चाहिए, यह तो मौजूद होना चाहिए तभी अमाइड बनेगा, वरना मेरे भाई अमाइड नहीं बन सकता, पक्का? चलिए आगे बढ़ सकता हूं, नेक्स्ट पेज पे चल सकता हूं, दोबारा लिखूंगा इसको मैं। तो ये हमारे सामने था C4H9N और O, ये क्या दिया हुआ है? मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होने चाहिए। सबसे पहले देखो CH3, CH2, CH2, CONH2, बताओगे कौन सा अमाइड है ये आप लोगों के सामने? दिस इज 1 डिग्री अमाइड, पक्का? बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक कार्बन इधर से कम कर दें, CH3, CH2, CONH, बताएंगे कौन सा अमाइड है ये? 2 डिग्री अमाइड, पक्का? यस, इट विल बी ए 2 डिग्री अमाइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें CH3, यहां पर अगर अपन बात करें CO, नाइट्रोजन पर यहां पर भी कौन है? CH3, यहां पर भी कौन है? CH3, बताइए कौन सा अमाइड है? 3 डिग्री अमाइड। आप देख सकते हैं सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। अमाइड्स में बेटा डिग्री बदलने से भी फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, तो अगर हमसे पूछे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है तो हम बोलेंगे ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अमाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप सभी में क्या है? अलग अलग। यू कैन चेक इट आउट। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अमाइड। ये तो हम फंक्शनल ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कौन से नंबर पर आ गए हम? 4, तो नंबर रहेगा 5। लिखिए नेक्स्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अमीन्स में भी डिग्री बदलने से आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसे बताओ जिनमें डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अमीन्स एंड अमाइड्स, पक्का? बाकी में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। तो मैं आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। C4, अगर अपन बात करना चाहे H11N,
बताइए इसका डी क्या है, जल्दी से डी बताओ। पहले नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन क्या करो, कम, तो C4H10 हो गया हमारे सामने, 4 दूनी 8 और 2 10 बराबर है हाइड्रोजन। क्लियर? तो इसका डी कितना है, 0। 0 डी का मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा और कोई रिंग नहीं आएगी। चलिए तो कोशिश करते हैं मेरे साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे। 1 डिग्री अमीन आप जानते हो, यस। नाइट्रोजन पर कितने एच होने चाहिए, 2। ये कौन सा अमीन बना है आप लोगों के सामने, 1 डिग्री अमीन, या फिर क्या कह सकते हो, प्राइमरी अमीन, एक ही बात है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो CH2 CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एक एच हटाकर क्या लगा दिया है, एल्काइल ग्रुप। बताइए नाइट्रोजन पर कितना एच है, एक, तो ये कौन सा अमीन है, दिस इज 2 डिग्री अमीन। ये हमारे सामने कौन सा अमीन है, 2 डिग्री अमीन। और नाइट्रोजन के मेरे भाई अगर मैं, नाइट्रोजन के मेरे भाई अगर मैं तीनों एच हटा दूं, क्या करूं, तीनों एच हटा दूं, तो ये हमारे सामने क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन। पक्का, यस। आप बताइए तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तीनों में क्या है, अलग अलग। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अमीन्स और अमाइड्स में डिग्री के बदलने से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनते हैं। अब आप सोचो इसका मुझे जर्नल फॉर्मूला क्यों बनाना, वो बोलेगा बताओ मैं ऐसे लिख दूं इसके केस में, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने CnH2n+3 और ये लिख दिया नाइट्रोजन। मुझे ये पूछेगा क्या ये अमीन्स का जर्नल फॉर्मूला है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ये अमीन्स का जर्नल फॉर्मूला है या नहीं। तो एक बच्चा क्या होता है जिसने मनरेगा का फॉर्म भरा होता है, मनरेगा का मतलब समझते हो, जहां फालतू की मेहनत होती है दिखावे के लिए, वो याद करेगा एक चीज को, और मास्टर भी कई बार याद करवा के ऐसा दिखाता है, ऐसा जताता है, पता नहीं उसने क्या सिखा दिया हो। अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, कैसा है, ऑब्जेक्टिव। मुझे पूछेगा बताइए अमीन्स का फॉर्मूला है कि नहीं है, तो तू जीवन में एक अमीन तो बनाना सीखा ही होगा कभी ना कभी। मान लीजिए ये अमीन तेरे सामने आ गया है कि नहीं है, तो बताओ इसमें n कार्बन, कार्बन कितने हैं, 4, 4 रखो और आपके सामने आंसर आना चाहिए। तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या जाएगा आपके सामने, C4। आप बताइए 4 दूनी 8 और 3 11, पक्का, और n, ये आ गया फॉर्मूला। हाँ तो जनरल फॉर्मूला मींस का है, ये देख लो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब गिन लो, यही निकल कर आया है क्या, यस। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीन्स। क्यों याद रखे हुए उसको, बोलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, तो दिमाग में कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड सोच, उसके अंदर n की वैल्यू पुट कर निकाल ले, अगर वो बिल्कुल सही आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। निपटा दिया है क्या, चलिए आगे बढ़ सकता हूं। और बताओ कौन कौन से आपस में फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आते हैं। नंबर कहां तक पहुंच गए हम, 5। नंबर 6 हमारे सामने आता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यानी कि उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम साइनाइड भी बना सकते हैं और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम आइसोसाइनाइड भी बना सकते हैं। जैसे ये आपके सामने है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, साइनाइड। लेकिन आप आइसोसाइनाइड में जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, साइनाइड। यहां पर ये कार्बन जुड़ेगा जाके कार्बन से, यहां पर इन जनरल हम क्या लिखते हैं, आर, तो ये आरसीएन साइनाइड कहलाता है। और आरएनसी जहां पर कौन जुड़ेगा जाकर आपका, नाइट्रोजन। तो ये देखो इतना सा फर्क होता है, कनेक्टिविटी अलग है, और कनेक्टिविटी अलग होने से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होने से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पक्का, चलिए तो अगर इसमें ये है और नेक्स्ट में अगर आप लोगों के सामने ये आ जाए तो बताइए किस प्रकार की बातें हो सकती है। ये देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जल्दी से बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन गिन के बताओ जल्दी से कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितना है, पक्का। देखो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड अलग। किसकी वजह से अलग है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइनाइड जो है वो किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, आइसोसाइनाइड के साथ। साइनाइड जो है
वो किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है? आइसोसाइनाइड के साथ। जल्दी से निपटा दीजिए मेरे भाई। क्या बातें करने लग गए? कुछ गलत लिख दिया है क्या? तो फिर आपस में ठीक कर लो। ये हिटलर के खानदान से है। इसने किसी से पूछा ही? बे राक्षस, कोई बीमार होगा निकल लेगा, जिसको जरूरत नहीं उसको क्यों फैन चला के आया है? अब ये लड़ाई छिड़ गई है, अब एक जाएगा बंद करेगा, फिर एक चला के आएगा, फिर एक बंद करेगा। तो अगली बार से मेरे क्लास में आने से पहले ये कार्रवाई हो जानी। भले ही तुम आपस में भीड़ मारो, एक दूसरे के सर फोड़ दो, मुझे कोई मतलब, लेकिन जब मैं आ जाऊं तब ये फैन ऑन ऑफ नहीं होने, फिर लगातार पढ़ाई की बातें हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। हालांकि जब हम इनका नाम लिखते हैं तो हमने इनको 1 डिग्री सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल में लिया था। किसके तौर पर? 1 डिग्री सफिक्स के तौर पर। लेकिन एल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन्स कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रखती है। अब देखिए, अगर अपन बात करना चाहे, हमारे सामने है C4H6। जल्दी से बताओ डी कितना है? डी बताओ कितना है? 2। पक्का? यस। अब देखो, इसी से, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से हम एल्काइन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल्काइन। और इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं? एल्कीन भी बना सकते हैं। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये हमारे सामने क्या है? एल्कीन। इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। गौर से देखिए, कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अल्काइन है। और इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे सामने क्या है? एल्कीन। भले ही वो अल्काडाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बताइए, क्या ये भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? क्या ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? यस, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। बस, इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। नीट इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिनमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गिवन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है। निपटा दिया है। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अब अपना दिमाग लगाना है कि किस प्रकार का रिलेशन उनके बीच में रहेगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिलेशन। फाइंड आउट द रिलेशन। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। जिन लोगों के पास दिमाग है वो अपना दिमाग चलाएंगे और सवाल का जवाब नहीं देंगे। जिनके पास नहीं है वो बस्ता पैक करेंगे। आगे की कार्रवाई वो जानते हैं। राक्षस हमेशा जलील होने के लिए तैयार रहते हैं कि सर आज तो मैं जलील हुआ है, नहीं खाना ही नहीं पचेगा मुझे। बातें नहीं भाई।
रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आप जिन बच्चों ने फंक्शनल ग्रुप वाला जो लेक्चर है वो ढंग से देखा है, उनको लगेगा कि सर इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, और जिन्होंने रटा है वो फैलने लगेंगे। रटने से, एक टेबल को रटने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और मैंने आपको समझाया था कार्बोनिल कार्बन से कि बड़ी आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं आप। निपटा दिया है क्या? पहले डेंजर जोन में जो नोटबुक में ऊपर खाली जगह होती है ना, उस वहां पर स्टार लगा के लिख देंगे, हैलाइड्स डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हैलोजन जहां पर होता है ना, एल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था, वो किसी के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। मतलब उस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना ही नहीं सकते। हैलाइड्स डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हैलाइड्स डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हैलाइड्स डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी करवाऊंगा। पहले दोनों में रिलेशन बताइए, क्या रिलेशन है? पहले दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पहले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईस्टर। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो इसमें मात्र एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और वो फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। लेकिन मेरे भाई इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो क्या है? कीटोन, और एक क्या है? ईथर। एक मिनट सुनो, क्या इधर कीटोन है, क्या उधर है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। खत्म हो गई कहानी। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तो क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट में बताइए, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा है ये? कार्बोनिल कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, एसिड हैलाइड। बहुत जबरदस्त बात बताई थी मैंने आपको, दिस इज एसिड हैलाइड। और उसमें दो अलग अलग है, एक कीटोन और एक एक एल्डिहाइड। यहां पर तो कौन है? H। तो एक तो है एल्डिहाइड और एक कौन है? एल्काइल हैलाइड। और सब छोड़ो, इधर एल्डिहाइड है, क्या इसमें एल्डिहाइड है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, खत्म हो गई। फंक्शनल ग्रुप बदले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो ये आपस में कौन से रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसके अंदर आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? नहीं, अमाइड भी कौन सा अमाइड? सेकेंडरी अमाइड। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज सेकेंडरी अमाइड, और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, वन इज कीटोन एंड वन इज अमीन। पक्का? तो ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रहेंगे। कुछ भी छोड़ो, इधर कीटोन है, क्या इधर कीटोन है? इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें है? नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, अलग अलग कंपाउंड्स हो गए, अलग किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताइए, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड, मात्र एक, उसमें दो है, एक तो कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी क्या रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पक्का? यस, ये भी क्या रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। पक्का? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को भी ढंग से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound which of the following compound which of the following compound will not show functional group isomerism? Which of the following compound will not show functional group isomerism? Which of the following compound will not show functional group isomerism? कौन से वो कंपाउंड है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? आगे बात समझे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप अलग, तो क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पक्का? चलिए इधर बढ़ता हूं मैं, ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है C3
H8O। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है C4H8O। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सी, अगर अपन बात करना चाहें 3H9 और N। और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है C3H7Cl। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कंपाउंड है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। देखिए, पहला कर सकता है, यस, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अल्कोहल भी बन सकता है जो कि हम बनाकर आए हैं, और इसी से क्या बन सकता है, ईथर। तो भाई अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये तो शो कर सकता है। क्लियर। इसी से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड, जो कि हम बनाकर भी आए हैं, और इसी से ही क्या बना सकते हैं, कीटोन, जो कि हम बनाकर भी आए हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इसी से आपने बना सकते हैं अमीन्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और अमीन्स में मेरे भाई डिग्री बदलते ही क्या बदल जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। पक्का, यस। और यहां पर आप कुछ भी कर लो, एल्काइल हैलाइड के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। एल्काइल हैलाइड वो होते हैं जहां पर हैलोजन किस पर जुड़ा होगा, sp3 कार्बन। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा। आप कुछ भी बनाओगे तो हैलोजन sp3 कार्बन पर ही नजर आएगा, और हैलोजन की डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता है। तो आप कुछ भी कर लो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बन सकता। तो हमने जो पॉइंट लिखवाया है, क्या उसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर किया है। नॉर्मली हम लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें चमकता नहीं है कि इस बात का कहने का मतलब क्या है। जैसे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दो अलग फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी दो अलग फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं, उससे नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लो, कोई अलग फंक्शनल ग्रुप बनाकर ही ना ला सकते अल्काइल हैलाइड के अलावा। अल्काइल हैलाइड वो होता है जहां हैलोजन sp3 कार्बन पर अटैच्ड हो। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करना चाहें तो आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम। नंबर 4 अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने क्या आते हैं, मेटामर्स। नंबर 4 हमारे सामने क्या आते हैं, मेटामर्स। मेरे भाई यहां बहुत रायता फैला हुआ है, मेटामर्स में बहुत ही ज्यादा रायता फैला हुआ है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर इतना रायता फैला है कि भाई साहब कोटा के अलावा वो लिटरेचर कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ये सच्चाई है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर सबसे कम लिटरेचर अवेलेबल है। लिटरेचर का मतलब किताबें सबसे कम लिखती हैं इसके ऊपर, और किताबें जितनी कम लिखती है मास्टर उतना ज्यादा पढ़ाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पढ़ा कहां से रहे हैं, क्योंकि किताबों में तो है नहीं। मोर देन 100 बुक्स मैं पढ़ चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं ऑर्गेनिक की, जहां पर कोई इससे ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन कोटा में तो अलग ही लेवल पर मामला चल रहा है इनका, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। यहां पर अच्छा टीचर अच्छा पढ़ाने से नहीं बनता है, ज्यादा पढ़ाने से बनता है। कि उसके 5 एग्जाम्पल मैं 10 करवाऊंगा, उस 10 में से भले 7 गलत हो, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री में आपने सोचा, यह आपकी पहली गलती है। आपने ये पिया, ध्यान से सुनना, आपने ये पिया, पीकर क्या हो गए, मदहोश। फिर आपने सोचा कि एक कार्बन कम करके पीता हूं तो पहले बेहोश और उसके बाद परमानेंट भी तय बोल सकते हैं। क्योंकि यहां पर हर कंपाउंड की अपनी अलग केमिस्ट्री है, हर कंपाउंड की अपनी अलग केमिस्ट्री। यहां सोचा नहीं जाता, यहां पहले एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आता है, फिर बताया जाता है। यहां लेबोरेटरी में काम होते हैं, चलते चलते काम नहीं होते हैं कि आज मैंने ये सोच लिया। तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जैसा तू सोचे वैसा हो जरूरी, ये केमिस्ट्री है। यही क्या है, केमिस्ट्री। इसीलिए मैं बोलता हूं केमिस्ट्री कंसेप्चुअल नहीं, एक्सपेरिमेंटल है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो बातें होंगी, भले ही तेरे को डाइजेस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखिए इसके अंदर, मेटामेरिज्म के अंदर मेटामर्स, different arrangement of alkyl groups, different arrangement of alkyl groups, different arrangement of alkyl groups about a polyvalent functional group, about a polyvalent functional group, different arrangement of alkyl groups about a polyvalent functional group। एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर एल्काइल ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या हो जाना, डिफरेंट। ये होममेड डेफिनेशन, होममेड मतलब
घर पे बनाई गई है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अबाउट ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और करके लिखे, एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त लिखता है कि मेटामर्स किसकी वजह से बनते हैं। मेटामर्स में लिखिए, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स। अंडरलाइन द वर्ड डिफरेंट एल्काइल चेन। एल्काइल चेन ही बदल जानी चाहिए। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड, on either side of the functional group, on either side of the functional group in a molecule, in a molecule। यहां से क्वेश्चन बना 2020 नीट के अंदर, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल सीधा एज इट इज आया। क्या लिखा आया है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन। एल्काइल चेन अलग अलग होनी चाहिए अबाउट ए फंक्शनल ग्रुप। अब वो फंक्शनल ग्रुप तभी अल्काइल चेन अलग अलग लग सकता है जब वो क्या हो, पॉलीवैलेंट, या एटलीस्ट बाईवैलेंट तो होना ही चाहिए। तो मैं पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए जो अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं। देखिए, अगर अपन बात करना चाहे फंक्शनल ग्रुप्स की, किसकी बात करना चाहे? फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप्स को अपन दो कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं। एक हमारे सामने रहेंगे मोनोवैलेंट, जो कभी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे। एक हमारे सामने रहेंगे मोनोवैलेंट। इनको आप लिखने से भी जान जाएंगे कि ये मोनोवैलेंट है। एक रहेंगे मोलीवैलेंट, एक रहेंगे पॉलीवैलेंट। पॉली मतलब मोर देन वन, पॉलीवैलेंट बोल देते हैं। इसमें बाईवैलेंट आ सकता है, ट्राईवैलेंट आ सकता है, टेट्रावैलेंट आ सकता है, जो कुछ भी आ सकता है आने दो। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, किस प्रकार की बातें होंगी। मोनोवैलेंट,
अब लैग खत्म हो गया है भाई। चलिए आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स पे, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट पे। तो इस प्रकार से हमारे सामने कौन से चल रहे थे, इधर तो मोनोवैलेंट और इधर कौन से चल रहे थे, पॉलीवैलेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो हमारे सामने कौन से मोनोवैलेंट, और बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट हो सकते हैं आपके सामने। देखिए अगर अपन बात करना चाहे 1 डिग्री अमीन RnH2, दैट इज 1 डिग्री अमीन। आप देखिए 1 डिग्री अमीन में गौर से देखें तो एक ही साइड R मिलेगा, लेकिन इस जैसे ही दूसरे हमारे सामने आते हैं, कौन कौन से, 2 डिग्री अमीन जिसमें 2 साइड R मिल सकते हैं। एंड अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री अमीन, उसमें तो तीनों ही साइड क्या मिल सकते हैं, R। तो ये आपका बाइवैलेंट है और वो कैसा है, ट्राइवैलेंट। लेकिन है तो पॉलीवैलेंट ना, पॉली मींस मोर देन 1, एक से ज्यादा R दिखाई देंगे आपको उसके अंदर। तो यहां पर आपका 1 डिग्री अमीन मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। और बताइए अगर अपन बात करना चाहें, आप नंबर कौन सा हो गया था हमारे सामने, नंबर 4, तो इधर भी कौन सा रहेगा, नंबर 4। नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या ख्यालात है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में फिक्स होता है कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड OH, यानी कि इस ऑक्सीजन पर H होना ही चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इस जैसा एक और हमारे सामने रहता है, कौन, ईस्टर। ईस्टर बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, नेमिंग में भी बताया था। इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ये देखो ये आप लोगों के सामने जो ईस्टर है, इट इज ए बाइवैलेंट, कार्बन पर भी R, ऑक्सीजन पर भी R। तो ईस्टर जो है वो मेटामेरिज्म के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेचारा, वो चाहकर भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें नंबर 6 पर एसिड हैलाइड के बारे में बताइए क्या ख्यालात है। एसिड हैलाइड में एक साइड कार्बोनिल कार्बन पर हैलोजन फिक्स, R एक ही साइड आ सकता है, दोनों साइड आ ही नहीं सकता। तो ये हमारे सामने रहेगा एसिड हैलाइड, जो कि मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता है, जो कि मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता है। और बताइए किसी प्रकार की बातें अगर आपके सामने ऐसी हो जाए तो अब हमने बेसिकली पहचान लिया है कि कौन मेटामेरिज्म शो कर सकता है और कौन मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। हमसे इससे ज्यादा बातें नहीं करेगा, एनसीईआरटी में भी इससे ज्यादा बातें नहीं की गई। बस इतना काफी है कि मोनोवैलेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और आपके पॉलीवैलेंट कौन से होते हैं। एक बार खटाखट बता दो, मुझे रिकॉल करवा दो, क्योंकि ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आप मेटामेरिज्म को नहीं समझ सकते। बताओ हम एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, COH। तो यहां पर H फिक्स होता है, R एक ही साइड आएगा, ये कैसा होता है, मोनोवैलेंट। बताइए एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ROH, एक साइड H फिक्स होता है, मोनोवैलेंट। नेक्स्ट बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, RCOH, ऑक्सीजन पर एक साइड H फिक्स है, दूसरी साइड R आ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें एसिड हैलाइड में भी कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड हैलोजन क्या है, फिक्स। ये सब के सब आपके मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनमें से कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। ये आपके सामने कौन से हैं, मोनोवैलेंट, ये सारे के सारे हैं मोनोवैलेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इसमें इधर एक और ऐड कर देते हैं अमाइड। कौन सा, अमाइड। जैसे आपके सामने कौन से अमाइड आ जाते हैं, सेकेंडरी अमाइड आ जाए। तो देखो इसमें ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, 2 साइड R है। और अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री अमाइड आ जाए तो उसमें तो 3 साइड क्या हो सकते हैं, R। ये देख सकते हैं 3 साइड R रहेंगे। लेकिन इस जैसा ही दिखने वाला कौन सा, 1 डिग्री अमाइड, उसमें बेचारे में मेटामेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो एक ही साइड R आएगा, नाइट्रोजन पर दूसरी साइड तो 2 हाइड्रोजन क्या है, फिक्स। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों के सामने प्राइमरी अमाइड लेकर आ जाऊं तो बताइए क्या ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही साइड R आ रहा है, सब में देखो एक ही साइड R है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कीटोन, बताइए क्या ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, यस। बताइए अगर आपके सामने कौन आ जाए, ईथर, या फिर आपके सामने कौन आ जाए, थायो ईथर, क्या ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, यस। क्या आपके सामने आ जाए ईस्टर, कौन आ जाए, ईस्टर, क्या ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, यस। या फिर आपके सामने आ जाए 2 डिग्री अमीन, या फिर आपके सामने आ जाए 3 डिग्री अमीन, या फिर आपके सामने आ जाए 2 डिग्री अमाइड, या फिर अगर अपन बात करना चाहे 3 डिग्री अमाइड, ये सारे के सारे मेटामेरिज्म के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। यानी कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपका है, मोर देन 1 आपके R ग्रुप उसके लिखने में आ रहे हैं, इसका मतलब है वो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। तो ये आपके सारे क्या कंसीडर किए गए हैं, पॉलीवैलेंट। क्या कंसीडर किए गए हैं,
पॉलीवैलेंट। एक बार इनको दिमाग में उतारो, वरना मेटामेरिज्म आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और अगर ये बातें दिमाग में उतर गई हैं तो मेटामेरिज्म आपको दो ही कोड़े की नजर आएगी। निपटा दिया है। फिर हम मेटामेरिज्म के ऊपर चलेंगे। स्टार लगाकर ये बात भी लिखेंगे, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कांट शो मेटामेरिज्म। 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 बताओ, अल्कोहल मेटामेरिज्म शो करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामेरिज्म शो करेगा? ईथर मेटामेरिज्म शो कर सकता है? यस। तो फंक्शनल ग्रुप को जब तक हम ढंग से नहीं जानेंगे, चीजें हमें क्लियर नहीं होने वाली। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कांट शो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट स्टार लगाकर लिख सकते हैं, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बाइवैलेंट, वैलेंसी, bivalent and trivalent functional groups can show metamerism. Bivalent and trivalent functional groups can show metamerism. Bivalent और trivalent जो है वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें मोनोवैलेंट मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। अब आता हूं इसकी डेफिनेशन पर। किस पर आते हैं? डेफिनेशन पर। अब हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O। जल्दी से बताओ इसका DU कितना है? DU कितना है? 0। 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन क्या बन सकता है? अल्कोहल। या क्या बन सकता है? अल्कोहल। और क्या बन सकता है? ईथर। अब अल्कोहल तो मेटामेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल तो कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट। बताया था कि नहीं बताया था? ईथर बनाकर देखते हैं, क्या पता इसमें मेटामेरिज्म हो जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। इसमें अगर अपन बात करें तो एक ईथर मैंने ये बनाया और दूसरा ईथर मैंने ये बनाया। गौर से देखते रहो, ये दोनों ईथर सेम है कि अलग अलग? जरा सोच समझकर जवाब देना। ये दोनों ईथर सेम है कि अलग अलग? ऊपर वाले ईथर का नाम बताओ। ऊपर वाले का नाम रहेगा मिथॉक्सी। बिल्कुल सही, मिथॉक्सी। प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पक्का? नीचे वाले का बताओ। नीचे वाले का रहेगा हमारे सामने इथॉक्सी और इथेन। दोनों कंपाउंड्स क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट कंपाउंड्स है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? यस। इधर कितने कार्बन की चेन है? एक। और इधर कितने कार्बन की चेन है बताइए? कितने कार्बन की चेन है? 3। तो एक साइड तो एक कार्बन है इसके अल्काइल ग्रुप में, और दूसरी साइड कितने कार्बन है? 3। इसमें बताइए ये आपका बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? यस। इधर बताइए अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और उधर बताइए कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अगर आप गौर से देखोगे तो इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस इतना सा है कि ये आपके बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर अल्काइल चेन क्या है? डिफरेंट। उसमें एक कार्बन की है और एक 3 कार्बन की है। इसमें दोनों साइड 2-2 कार्बन की है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यही तो एनसीईआरटी कह रही है कि बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट डिफरेंट अल्काइल चेन होनी चाहिए। उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। तो इनको बेटा हम बोलेंगे मेटामर्स। देखिए कुछ लोग इसमें बोल देते हैं मेटामर्स प्लस चेन आइसोमर या मेटामर्स प्लस पोजीशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई किताब नहीं लिखती है। अगर बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर अल्काइल चेन बदली, देन वी विल से इट विल बी मेटामर्स। दैट्स। इसके अलावा कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे यह पूछना चाहूं, ये ध्यान से सुनना, आयुपैक नेमिंग हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है? एक आपके सामने ये है और एक आप लोगों के सामने ये है, और मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ जल्दी से, क्या है? क्या ये मेटामर्स है? अबे दिमाग से पैदल इंसान, दोनों सेम कंपाउंड है। दोनों का नाम क्या लिखा है? लिखेगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी प्रोपेन। आइसोमर ही नहीं है, तू इनको मेटामर्स बता रहा है क्योंकि तूने क्या देखा? इधर 1 कार्बन, उधर 3 कार्बन,
फिर इधर 3 कार्बन और उधर 1 कार्बन और बोल दिया मेटामर। ईथर में ध्यान रखना, जबरदस्त बात बता रहा हूं, ईथर में ROR डैश, मतलब ये दोनों क्या है, अलग। फिर अगर अपन बात करना चाहें, इधर R डैश ले आऊं और उधर किसको ले जाऊं, R, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, होमोमर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, होमोमर्स, क्योंकि यहां पर कंपाउंड नहीं बदलते हैं मेरे भाई। जबरदस्त बात है। कई बार ऐसा फेंक देता है कि बताइए रिलेशन क्या है, बच्चा हवाबाजी में एक साइड 3 एक साइड 1, फिर एक साइड 3 एक साइड 1, दोनों कंपाउंड सेम है, उसी कंपाउंड को पलटी मार के रखा गया है। आगे बात समझ में, आईयूपैक नेमिंग बताते हैं कि कंपाउंड्स अलग नहीं है। छापिए, आगे बढ़ूंगा। मेटामर्स की अब डेफिनेशन क्लियर होने लगी। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर अल्काइल चेन क्या होने चाहिए, डिफरेंट, चेन लेंथ अलग अलग आएगी आपके सामने, तो क्या बन जाएंगे, मेटामर्स। अगर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर डिफरेंट अल्काइल चेन आ रही है, हम उनको केवल मेटामर्स ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेटामर प्लस पोजीशन, मेटामर प्लस चेन, इन सब की कोई बातें हमें नहीं करनी है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। मैं एक बार करेक्शन लगा देता हूं, उसके बाद मॉड्यूल का डिस्कशन भी रखेंगे। एक्सरसाइज सेकंड में करेक्शन आए हैं ना, वो तो फिर पूरी गलत होगी लगभग, पुराने मॉड्यूल दे दिया आप लोगों को। फिर ग्रोथ में भी वही मॉड्यूल रहा होगा, सेम टू सेम ही है, नया नहीं दिया है, वही मॉड्यूल 2 बार मिला है, मतलब मिला ही नहीं है। अच्छा, फिर तो नया मिलेगा। करेक्शन हो गई है, क्वेश्चंस भी जो फालतू थे वो हटा दिए हैं, क्वेश्चंस भी जो फालतू हैं वो हटा दिए हैं। तो करेक्शन एक बार मैं बात कर लेता हूं ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या सीन रहने वाला है। आगे बढ़ जाऊं क्या, अब तो आगे बढ़ सकता हूं, और धीरे धीरे लिखो। तो ईथर्स में ये एल्काइल ग्रुप इधर उधर करने से कद्दू फर्क, ये अगर अपन बात करना चाहे एक साइड 1 एक साइड 3, फिर दूसरी साइड 3 और एक साइड 1, नाम क्या आएगा, सेम। तो आप समझ जाओ 1 3 सेम रहेंगे, तो क्या रहेंगे, सेम। यू विल गेट द सेम आईयूपैक नेम, सेम आईयूपैक नेम मींस कंपाउंड्स आर सेम। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें किस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती है, देखिए हमें दिया हुआ है C4H11N, जल्दी से DU निकालो, इसका कितना है, DU निकालो कितना है, सो DU इज इक्वल टू 0, पक्का। अब ध्यान से सुनना किस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती है। CH3, ये हमारे सामने है NH, CH2, CH2, CH3। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है CH3, CH2, ये हमारे सामने है NH, CH2 एंड CH3। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू कंपाउंड्स। पहले बताइए दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है। पहले वाले में ये रहेगी पेरेंट कार्बन चेन, अमीन्स की नेमिंग सिखाई थी, 1 2 3, तो नाम रहेगा एन मिथाइल, पक्का, यस, एन मिथाइल, और प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसमें कोई भी पीसीसी ले सकते हो, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, नाम हमारे सामने रहेगा एन इथाइल, पक्का। और कितने कार्बन है पीसीसी में, 2, तो एच सिंगल बॉन्ड के लिए एन, वहां पर अमीन तो लिखवाया नहीं तुमने, अमीन, क्लियर। यहां पर भी हमारे सामने कौन आएगा, अमीन, फंक्शनल ग्रुप अमीन है कि नहीं है, तो ये आप लोगों के सामने बनेगा। कंपाउंड तो अलग है, लेकिन रिलेशन क्या होनी चाहिए कंपाउंड्स में, दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस देखो कहा है। क्या ये आपका सेकेंडरी अमीन एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, यस। एक साइड कितना कार्बन है, 1, और एक साइड कितने कार्बन है बताइए, 3 कार्बन, पक्का, यस। इसमें बताओ इधर कितने कार्बन है, 2, और उधर भी कितने कार्बन है, 2। आपस में कंपेयर करो, किस में कंपेयर करो, आपस में। क्या अल्काइल चेन का अरेंजमेंट दोनों में सेम है, इसमें एक साइड 1 एक साइड 3, और इसमें दोनों साइड 2 2,
तो डिफरेंट एल्काइल चेन्स है कि नहीं है? बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर डिफरेंट एल्काइल चेन, उसमें एक एक की, एक 3 की, इसमें दोनों ही दो दो की है। तो इस टाइप के हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स। इन टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटामर्स। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, अब सोच समझ के जवाब देना मेरे भाई। मैं बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बताता हुआ चल रहा हूं। ये बिना आयुपैक नेमिंग के पॉसिबल नहीं, ये बिना आयुपैक नेमिंग के पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे फिर आप सुलटने लगेंगे अगर ये बात नहीं बताई तो। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर अपन बात करना चाहें तो ये एक दूसरे के क्या है? होमोमर्स। पक्का? यू विल गेट द सेम आयुपैक नेम। इसका मतलब क्या समझ में आया? मतलब आप नाइट्रोजन पर ऐसे लिखो NHR डैश लिखो या फिर R डैश NHR लिखो, इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम होते हैं। बिकॉज यू विल गेट द सेम आयुपैक नेम। क्या सर ये हमेशा चलता रहेगा? अभी चलने दो। ये आप ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेंगी। सुलटाइए इसको। पक्का? तो देखिए सेकेंडरी अमीन आपके सामने क्या शो कर रहा है? मेटामेरिज्म। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट एल्काइल चेन बदली तो हम उसे मेटामेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स विल बी मेटामर्स। आगे बढ़ जाऊं? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों का आयुपैक नेम एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इसमें आर इधर रखने से, आर डैश उधर रखने से कंपाउंड बदलने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? रिलेशन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। फाइंड द रिलेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। आखिरी क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द रिलेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। फाइंड द रिलेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। देखते हैं किस प्रकार की बातें आप कर सकते हैं। फाइंड द रिलेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। बढ़ जाए आगे। चलिए सोच समझ के जवाब देना है भाई, सोच समझ के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन, बातें नहीं करेंगे भाई, जल्दी जल्दी से लिखते हुए चलेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये हमारे सामने है थर्ड, ये हमारे सामने है फोर्थ। आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको बताना है सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको बताना है थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको बताना है फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है। फिर बच गया कौन सा? सेकंड और फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है? बढ़िया क्वेश्चन। रिलेशन फाइंड आउट करना है भाई। लगातार बातें कर रहे हो आप लोग, बातें करने से सिलेक्शन नहीं होगा। रिप्लाई नहीं दिया अभी तक आप लोगों ने। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है? यस, ये कौन सा मीन है? 1 डिग्री। और ये कौन सा है? तो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों का ये आंसर आया था? बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड में क्या? जब देखिए सेकंड और थर्ड फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है? सेम। एक साइड एक कार्बन, एक साइड 3 कार्बन, और इसमें दोनों साइड दो दो कार्बन। तो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर एल्काइल चेन क्या है? अलग अलग दोनों में, है कि नहीं है? यस। तो ये एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है?
देखिए थर्ड में ये कौन सा अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, पक्का, यस। और ये कौन सा है, 3 डिग्री अमीन। अगर डिग्री बदल गई तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, और ये फिर मेटामर्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो यहां पर थर्ड एंड फोर्थ के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो जहां पर आपने लिखा था ना स्टार लगाकर, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म नहीं कर सकता, वहीं बैक जाओ और लिखो फॉर मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप बदला तो मेटामर्स नहीं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। पॉलीवैलेंट मोनोवैलेंट एक टेबल सी बनी थी, उसके नीचे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसी के साथ में थर्ड पॉइंट और लिख दो, फॉर मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदला तो फिर आपके वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, मेटामर नहीं होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थर्ड में और फोर्थ में। आपको लगेगा कि सर एक साइड 2 कार्बन, दूसरी साइड 2 कार्बन, यहां तो कहीं भी नहीं है ऐसा, नहीं भाई, आप फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है, और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे वो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पक्का। चलिए फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, फिर से क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर से बताइए सेकंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है, फिर से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या ये बातें आपको क्लियर होने लगी। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में था, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, अरे मतलब ये क्वेश्चन लास्ट का मतलब इस टाइप का, एकदम मतलब ना पढ़ने के लिए तैयार बैठे रहते हो। मेडिकल कॉलेज में भी जाना है और पढ़ना भी नहीं है, तो उसका तो मेरे भाई एक ही तरीका है, पेशेंट बन के जा सकते हो। क्या बन के जा सकते हो, पेशेंट बन के जा सकते हो, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है, या कोई रिलेटिव एडमिट हो तो घूम के आ सकते हो। तो राक्षस पहले हंस ले, पढ़ तो अगली बार भी लेंगे अपन। रिलेशन बताना है सेकंड एंड थर्ड में क्या है, फिर बताना है फोर्थ में और फिफ्थ में क्या है, फिर थर्ड में और फिफ्थ में। चला ये दिमाग, कार्बन गड़बड़ हो गई क्या, पहले में 6 बाकी से 5-5 है ना, पहले में कम कर देते, बाकी तो नींद में है। अब तो सही है ना, 5 है ना बाकी सब में। चलिए सबके दिमाग में मैच चल रहा है कि क्या बना होगा, और कुछ तो नींद में, क्योंकि कल इस टाइम पे सो रहे थे। 8-8 10-10 12-12 घंटे घर वालों ने अच्छे हॉस्टल में रखा है, वो भी एसी हॉस्टल। घर वाले सोच रहे होंगे बिजली का बिल इसलिए आ रहा है कि बच्चा पढ़ रहा होगा, उनको क्या पता कि सोने से भी बिल उतना ही आता है। बताइए फिर उसके बाद फ्री करते हैं आज। सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड, एक साइड कितने कार्बन है, 4, और एक साइड 1,
एक साइड 2 और एक साइड 3, दोनों में अल्काइल चेन क्या है, अलग अलग। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पर अल्काइल चेन डिफरेंट, तो ये एक दूसरे के क्या निकलेंगे, मेटामर्स। क्या निकलेंगे, मेटामर्स। पक्का। चलिए इसमें बात करते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ में और फिफ्थ में। एक साइड ये हमारे सामने रहने वाला है, पक्का। एक एक और 3, तो यहां पर रहेगा एक एक और 3। यहां पर बताइए क्या रहेगा, 2 2 और 1, पहले जैसा है क्या, नहीं। 3 डिग्री 3 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम, बस अल्काइल चेन बदल गई है। तो ये भी एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, मेटामर्स। पक्का। थर्ड और फिफ्थ में क्या है, थर्ड हमारे सामने सेकेंडरी मीन फिफ्थ 3 डिग्री, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पक्का। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन चल रही है, ठीक है, लेकिन अपन क्लास छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, चाहे धीरे ही पढ़ लें। तुम कैसे बैठे हुए हो?